फर्स्ट ईयर की क्लास में सभी बताए। आज अपन अलाउद्दीन खिलजी को आगे उसकी दक्षिण विजय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को अलाउद्दीन की प्रारंभिक जीवन, उसके बाद में उसकी उत्तर भारत पर जो विजय अभियान था उसके बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था। आज अपन पढ़ते दक्षिण भारत की विजय। बच्चों, उत्तर भारत को अपने अधिकार में लेने के बाद अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत को जीतने का संकल्प किया। वह पहला मुसलमान शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीतने का साहस दिखाया। सुल्तान जलालुद्दीन के शासनकाल में उसके देवगिरी अभियान का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को जलालुद्दीन के जब पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को बताया था। दुर्भाग्य की बात तो यही रही कि उसके उस अभियान से उत्तर भारत पर मुसलमानों की विजय से दक्षिण भारत के हिंदू शासकों ने कोई सबक नहीं सीखा, अपने सीमांतों की सुरक्षा के प्रति सक्रिय कदम नहीं उठाया और पहले की भांति आपसी युद्धों में उलझे रहे। उस समय दक्षिण भारत में हिंदुओं के 4 शक्तिशाली राज्य थे। पहला, पश्चिम में यादवों का राज्य था जिसमें महाराष्ट्र सम्मिलित था और देवगिरी, जिसको दौलताबाद उसकी राजधानी थी। दूसरा था पूर्व में काकतीयों का तेलंगाना राज्य था जिसकी राजधानी वारंगल थी। तीसरा, कृष्णा नदी के दक्षिण में होयसल राज्य था जिसमें आधुनिक मैसूर तथा आसपास का क्षेत्र सम्मिलित था और जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। चौथा, सुदूर दक्षिण में पांड्यों का राज्य था जिसकी राजधानी मदुरा थी। इस प्रकार से दक्षिण भारत में 4 शक्तिशाली राज्य उस समय मौजूद थे। दक्षिण भारत के संबंध में अलाउद्दीन ने उत्तर भारत से भिन्न नीति अपनाई। उत्तर भारत को वह सीधे अपने शासन के अंतर्गत रखना चाहता था, अर्थात पराजित शासकों के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया गया। परंतु दक्षिण भारत पर उसके सैनिक अभियान का मुख्य उद्देश्य वहाँ के शासकों से अपनी अधीनता स्वीकार कराना तथा उन्हें वार्षिक कर भेजने के लिए विवश करना था। इस शर्त पर वह हिंदू शासकों को उनके राज्य वापस लौटाने को तैयार था। इससे स्पष्ट है कि उसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण में धन वसूल करना था। वह वहाँ से धन एकत्रित करना चाहता था। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वह एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। समुद्रगुप्त की भांति उसने भी समझ लिया था कि बहुत दूर वाले राज्यों पर केंद्रीय शासन आरोपित करना और उन्हें ठीक से शासित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत कठिनाइयाँ थी उसमें और एक बहुत कठिन कार्य था। दिल्ली सल्तनत के लिए दक्षिण भारत को जीतने का श्रेय मलिक काफूर को दिया जाता है, जिसे बाद में सुल्तान ने नायब के सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया था। वारंगल का विफल अभियान। यह एक संयोग की बात है कि दक्षिण भारत पर किया गया प्रथम अभियान असफल रहा। 1302 ईस्वी और 3 में अलाउद्दीन ने नुसरत खां के भतीजे छज्जू और फखरुद्दीन जूना, जो बाद में महमूद तुगलक कहलाया, के नेतृत्व में एक सेना वारंगल पर आक्रमण करने के लिए भेजी। इस सेना में ने बंगाल तथा उड़ीसा के मार्ग से वारंगल पर आक्रमण किया, परंतु वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव ने मुस्लिम सेना को पराजित करके वापस खदेड़ दिया। अधिकांश मुस्लिम इतिहासकारों ने इस आक्रमण का उल्लेख भी नहीं किया है। अलाउद्दीन का प्रथम वारंगल अभियान असफल रहा। सेकंड था देवगिरी पर पुनः आक्रमण। जलालुद्दीन के शासनकाल में अलाउद्दीन ने साथ जो संधि की थी उसके अनुसार राजा ने एलिचपुर के क्षेत्र का वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया था, परंतु 30 वर्ष से उसने कर नहीं भेजा था। 3 वर्ष से
3 वर्ष से उसने कोई कर नहीं भेजा था। इसलिए 1306 और 7 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के विरुद्ध दिल्ली से एक सेना भेजी। इसका नेतृत्व नायब मलिक काफूर को सौंपा गया। मलिक काफूर को गुजरात के बहेल राजा कर्ण की लड़की देवल देवी को लाने का काम भी सौंपा गया। देवल की माँ कमला देवी अलाउद्दीन के शाही हरम में थी और वह अपनी पुत्री से मिलना चाहती थी। राजा कर्ण ने रामचंद्र देव के यहाँ शरण ले रखी थी और रामचंद्र देव ने उसे बगलाना के छोटे से राज्य का राजा बना दिया था। शाही सेना दिल्ली से देवगिरी की सीमा तक जा पहुंची। सुल्तानपुर के निकट राजा कर्ण को ही सबसे पहले मुस्लिम सेना का सामना करना पड़ा। कर्ण पराजित होकर भाग निकला, परंतु देवल देवी, जिसे युद्ध के पूर्व ही देवगिरी की ओर भेज दिया गया था, शाही सेना के हाथ पड़ गई। उसे तत्काल दिल्ली भिजवा दिया गया, जहां बाद में उसका विवाह अलाउद्दीन के बड़े लड़के खिज्र खां के साथ कर दिया गया। इसके बाद काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया। शंकरदेव ने जमकर मुकाबला किया, परंतु परास्त होकर भाग गया और राजा रामचंद्र देव को आत्मसमर्पण करना पड़ा। देवगिरी की लूट से प्राप्त धन संपदा के साथ राजा रामचंद्र देव को दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली में सुल्तान अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के साथ अच्छा व्यवहार किया। उसे रायन की उपाधि दी गई और देवगिरी का राज्य वापस लौटा दिया गया। नवसारी का जिला उसको निजी जागीर के रूप में अलग से दिया गया। इस उदार व्यवहार के पीछे सुल्तान की नीति दक्षिण में एक अधीनस्थ मित्र प्राप्त करना था। डॉक्टर राय ने लिखा है कि निसंदेह देवगिरी दक्षिण और सुदूर दक्षिण में खिलजी सैनिक अभियानों का आधार बन गई थी। नेक्स्ट था तेलंगाना। अलाउद्दीन वारंगल के विरुद्ध पहली विफलता को भूला नहीं था। 1308-9 में मलिक काफूर ने पुराना कलंक धोने के लिए तेलंगाना के विरुद्ध भेजा गया। इस समय तेलंगाना पर प्रताप रुद्रदेव की शासन कर रहा था। मुस्लिम इतिहासकारों ने उसको लहर देव के नाम से पुकारा है। देवगिरी में विश्राम करने के बाद मलिक काफूर जनवरी 1310 ईस्वी में वारंगल के निकट पहुंच गया। वारंगल का दुर्ग बहुत मजबूत था। वह 2 सुदूर दीवारों से घिरा हुआ था। बाहरी दीवार मिट्टी की थी और भीतरी पत्थर की बनी हुई थी। दुर्ग के चारों तरफ पानी से भरी हुई एक चौड़ी खाई थी। काफूर ने वारंगल दुर्ग की सख्त घेराबंदी के द्वारा दुर्ग रक्षक सेना को भारी क्षति पहुंचाई। कुछ दिनों बाद प्रताप रुद्रदेव को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार प्रताप रुद्रदेव ने 300 हाथी, 700 घोड़े तथा अपार धन संपदा भेंट किए तथा वार्षिक कर चुकाने का वचन भी दिया। यदि खाकी खां का विश्वास किया जाए तो विश्वविख्यात कोहिनूर हीरा भी प्रताप रुद्रदेव ने ही इस अवसर पर भेंट किया था। नेक्स्ट था होयसल राज्य। 1310 ईस्वी में ही सुल्तान अलाउद्दीन ने होयसल राज्य पर आक्रमण करने का विचार किया और उस वर्ष के नवंबर महीने में मलिक काफूर को एक विशाल सेना के साथ भेजा गया। इन दिनों होयसल राज्य पर वीर बल्लाल तृतीय का शासन था और उसकी राजधानी द्वार समुद्र अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। देवगिरी में विश्राम करने तथा वापसी मार्ग की सुरक्षा का ठोस इंतजाम करने के बाद काफूर द्वार समुद्र की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ वीर बल्लाल पांड्य राज्य की सीमा पर युद्ध में उलझा हुआ था, अतः उसे काफूर के आक्रमण की सही समय पर सूचना न मिल सकी।
काफूर ने द्वार समुद्र को घेर लिया। फिर बल्लाल ने राजधानी को बचाने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा और राजधानी पर आक्रमणकारियों का कब्जा हो गया। मुस्लिम सेना ने नगर के भव्य एवं समृद्ध मंदिरों तथा नागरिकों को भी जी भर कर लूटा। विवश होकर बल्लाल को संधि करनी पड़ी। संधि के अनुसार उसे युद्ध का भारी हर्जाना चुकाना पड़ा। सुल्तान की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी और वार्षिक कर चुकाने का वचन देना पड़ा। इस प्रकार देखते हैं कि मलिक काफूर ने होयसल राज्य पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। नेक्स्ट था पांड्य राज्य। द्वार समुद्र से काफूर ने सुदूर दक्षिण के अंतिम राज्य पांड्य की तरफ कूच किया। इन दिनों पांड्य के सिंहासन के लिए वीर पांड्य और सुंदर पांड्य नामक दो भाइयों में गृह युद्ध चल रहा था। कुछ विद्वानों का मानना है कि सुंदर पांड्य ने काफूर से सहायता की याचना की थी। जो भी कारण रहा हो, काफूर ने राजधानी मदुरा पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। वीर पांड्य ने सन्मुख युद्ध के स्थान पर छापामार युद्ध पद्धति के माध्यम से शत्रु से संघर्ष जारी रखा। काफूर ने काफ़ी दिनों तक उसका पीछा किया, परंतु वह वीर पांड्य को पकड़ने में असफल रहा। परंतु इस दौड़ में उसे मार्ग में पड़ने वाले मंदिरों की लूट से अपार धन अवश्य मिला। अंत में वह दिल्ली लौट गया। इस बार वह जितनी धन संपदा, हाथी और घोड़े अपने साथ दिल्ली ले गया था, उससे पहले इतना माल कोई नहीं लाया था। यहाँ से उसको बहुत ज़्यादा धन संपदा मिली थी। नेक्स्ट था देवगिरी पर अंतिम आक्रमण। राजा रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद शंकर देव देवगिरी का शासक बना। वह शुरू से दिल्ली सल्तनत का विरोधी रहा था। 1311 ईस्वी में जब काफूर वापस दिल्ली लौट गया तो उसने वार्षिक कर भेजना बंद कर दिया। अतः उसको सजा देने के लिए 1313 ईस्वी में मलिक काफूर को भेजा गया। मलिक काफूर को पुनः क्यों भेजा गया, इसका कारण दिल्ली सल्तनत की आंतरिक दलबंदी थी। अलाउद्दीन का स्वास्थ्य तेजी से गिरता जा रहा था और मलिक काफूर की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। यह बात मलिका जहान और उसके भाई अल्प खां को पसंद नहीं थी। अतः उसने काफूर को दिल्ली से दूर करने की योजना बनाई और सुल्तान को देवगिरी के विरुद्ध काफूर को भेजने के लिए राजी कर लिया। शंकरदेव ने डटकर शाही सेना का सामना किया। देवगिरी राज्य का बहुत बड़ा भाग दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया गया। इसके बाद काफूर ने तेलंगाना और होयसल राज्यों पर आक्रमण कर उनके शासकों से धन वसूला और फिर दिल्ली लौट गया। इस प्रकार से देखते हैं कि अलाउद्दीन की दिल्ली जो उसकी दक्षिण जो नीति थी वो इस तरह से रही। नेक्स्ट था दक्षिण नीति की समीक्षा। कुछ इतिहासकारों का मत है कि अलाउद्दीन दक्षिण को अपने अधीनता में बनाए रखने में विफल रहा और उसकी दक्षिण नीति को सफल नहीं माना जा सकता। उनका कहना है कि देवगिरी तथा होयसल राज्यों ने तो फिर भी दिल्ली के साथ सहयोग किया, परंतु तेलंगाना की स्वामी भक्ति लड़खड़ाती रही और पांड्य राज्य ने तो अधीनता स्वीकार ही नहीं की। रामचंद्र देव के साथ शंकर देव का व्यवहार भी बदल गया और काफूर को पुनः दक्षिण के राज्यों के विरुद्ध भेजा गया। इसके विपरीत दूसरे विद्वानों का मानना है कि अलाउद्दीन दक्षिण भारत में अपने उद्देश्य में सफल रहा। उनका कहना है कि वह दक्षिण को वह अपने सीधे शासन में नहीं रखना चाहता था। वह तो केवल इन राज्यों की धन संपदा को हथियाना तथा अपनी प्रभुसत्ता मनवाना चाहता था और यदि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे दोबारा अभियान करना पड़ा तो उसकी सफलता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। कुल मिलाकर दक्षिण भारत की नीति अलाउद्दीन की सफल माना जाना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। ये अलाउद्दीन की दक्षिण नीति और उत्तर नीति महत्वपूर्ण है। इनके ऊपर कई क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनको ढंग से अच्छे से पढ़ना। धन्यवाद।